नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, इस क्लास का लिंक अपने अन्य साथियों को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस हमारी क्लास में शामिल हो सके। मित्रों, आज की इस क्लास में हम स्वर संधि के 3 भेद की चर्चा हम करेंगे, जिसमें यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन तीनों संधियों को हम ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, तो आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। क्लास शुरू करें उससे पहले साथियों, आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकन के ऑल बटन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, सबसे पहले हम संधि की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो संधि की महत्वपूर्ण परिभाषा है वर्णानाम मेलनम। वर्णानाम मेलनम संधि इति उच्यते, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का जहां मेल किया जाता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि की अन्य परिभाषाएं भी आपको और मिल सकती हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि जहां 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है उसको हम संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का जहां मेल होता है उसको समास कहते हैं। हिंदी में भी आप जो संस्कृत का टॉपिक है वो हिंदी से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि भाषाओं की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से ही हुई है। तो यदि आपने संस्कृत भाषा की व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपकी हिंदी की व्याकरण है वो अपने आप ही याद हो जाएगी। तो वर्णानाम मेलनम ये संधि की परिभाषा हो गई। अब हम अगर संधि के भेदों की चर्चा करें तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है इसमें अच संधि, और जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर संधि। अब यहाँ इसका अच नाम क्यों हुआ है? क्योंकि आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे। 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, उन 14 माहेश्वरी सूत्रों में जब प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है तो वो प्रत्याहार है वो ऐ से शुरू होकर के च तक जाते हैं, और ऐ से लेकर के च तक जितने वर्ण होते हैं वो सारे क्या हैं? स्वर हैं। क्योंकि उसमें पहला जो सूत्र है वो है ए ई उ, और अणय जो हलंत्यम है उसका हम यहाँ प्रत्याहार बनाते समय काम में नहीं लेते हैं। तो ए ई उ री री, और दूसरा जो सूत्र था वो री लिरिक था, तो इसमें री और ली। फिर तीसरा ए ओंग, तो ए ओ आ गया, और चौथा आई औच। तो ये 9 स्वर हैं वो इस संस्कृत भाषा में माहेश्वरी सूत्रों के दौरान बताए गए हैं। तो ऐसे लेकर के जो च तक के वर्ण हैं वो अच कहलाते हैं, इसलिए इस संधि का नाम है वो अच संधि है। दूसरा हल संधि। हल संधि जिसको कहते हैं व्यंजन संधि, हिंदी में व्यंजन संधि। तो यहाँ व्यंजन संधि, इसका हल नाम क्यों पड़ा? हयवरट जो 5वां सूत्र है उसके है से लेकर के लास्ट में हल जो 14वां सूत्र है हल, वहाँ तक के वर्णों का इसमें समावेश किया गया है। लय तक के वर्णों का समावेश किया गया है, इसलिए, और वो लय तक के वर्ण हैं वो सारे क्या है? व्यंजन है, इसलिए इस संधि का नाम हल संधि पड़ा है। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये 3 इस संधि के मुख्य रूप से भेद होते हैं। आज की इस क्लास में हमें अच संधि, अब यहाँ अच संधि की बात हम करें तो अच संधि के होते हैं 5 भेद। सबसे पहला भेद की अगर हम बात करें तो वो होता है यण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा गुण संधि, और चौथा वृद्धि संधि, और 5वां अयादि संधि। तो इस अच संधि को हमें 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये 5 भेद हैं वो एक ही पार्ट्स में अगर हम शामिल करेंगे तो आज की ये जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम एक तो पढ़ेंगे यण संधि, दूसरी गुण संधि, और तीसरी वृद्धि संधि। इन 3 संधियों को लेकर के आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए जो भी
क्लास में शामिल हो चुके हैं और अपने अन्य साथी जो भी इस सेशन में शामिल होने वाले थे उनको इस क्लास का लिंक है वो शेयर कर दीजिए फटाफट से। और अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले यण संधि की। यण संधि के लिए मित्रों एक प्रसिद्ध सूत्र है इको यणची। आप इस इको यणची वाले सूत्र में जो 5 अक्षर है इन 5 अक्षरों को अच्छी तरह से एक बार समझ लें तो आपका यण संधि का कोई भी सवाल है वो कभी गलत नहीं होगा। इसकी हम व्याख्या की बात हम करें तो होगा इकै स्थाने यण शाद अचि परे, यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? जब इक के आगे कोई स्वर हो, यानी अच। इस इक वाले स्वरों को छोड़ करके कोई अन्य अच हो, अन्य स्वर हो तो वहाँ इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब सबसे पहले हम इक की बात करते हैं। इक में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो ई, उ, री और लरी, ये 4 स्वर हैं वो इस इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इनके स्थान पर क्रमशः है यण आदेश हो जाता है। अब यण है उसमें भी 4 अक्षर होते हैं, य, व, र और ल, यानी क्रमशः ये 4 इस ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा जब ई के सामने कोई इससे भिन्न स्वर होगा, और उ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा जब इसके सामने कोई भिन्न स्वर होगा, और री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। अब आपको यह सूत्र है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले जो ई वाला है उसका उदाहरण हम लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है ये ले लेते हैं हम, प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक है। अब यहाँ देखिए प्रति में ती है, उस ती में ई है, इस ई को अलग निकाल दीजिए आप और यहाँ से ये ए ले लीजिए। तो यहाँ देखिए ई के बाद में ई को छोड़ करके ए स्वर है, तो यहाँ संधि करते समय इस ई की जगह हम क्या कर देंगे? ये कर देंगे। अब यहाँ से प्रति में से ई को निकाल दिया था तो क्या बचा था? प्र और तय हलंत हो गया था, और आगे ये ए कह बचा था। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? प्र और ये आधा है, इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे और ये कह बनेगा, प्रत्येक कह है। अब इसी तरह से आपको अपनी जो भी बुक्स हैं, आपने जो भी तैयारी के लिए बुक ला रखी है, रीड से संबंधित हो या कोई भी क्लास से संबंधित किताबें अगर आपने ला रखी हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हैं वो आपको इनके तैयार करने हैं। अब देखिए एक उदाहरण की बात हम इनकी कर लेते हैं। जैसे मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। फटाफट से आप कमेंट करें कि इसका जो संधि युक्त पद है वो क्या बनेगा। अब यहाँ देखिए यह मधु में उ है और उसके बाद में ए है, तो यहाँ देखिए उ के बाद में उ नहीं है यानी भिन्न स्वर है, तो इस नियम के अनुसार हम इस उ की जगह क्या कर देंगे? वह कर देंगे। तो ये मैं और उ निकाल लिया था धू में से, तो ध आधा बच गया और इस उ की जगह भी आधा ए कर देंगे हम, और आगे क्या है? अरि ही ये है। अब इसकी जब संधि करेंगे तो बनेगा मैं ध और ये वह में एक की मात्रा और ये री, मध्यवरी इसका समस्त पद, यानी जब संधि करेंगे तो संधि युक्त पद बनेगा। अब देखिए तीसरे री वाले उदाहरण की हम बात करते हैं। तो री के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है मातृ प्लस अंश है, मातृ प्लस अंश है, ये एक उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ देखिए त्रि में री है और इसके बाद में आगे ए है, तो री के सामने री नहीं है, ए है, तो यहाँ री के स्थान पर हम संधि करते समय रे कर देंगे, और जब हम इसका संधि करेंगे तो बनेगा माँ, और ये त्रि में से री निकाल दिया था, तय आधा बच गया था और ये आधा रे और ये अंश है। जोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा? ये माँ और तय भी आधा है और रे भी आधा है, तो ये बन गया त्रय, और इसमें अंश है की मात्रा लगेंगे तो ये ए और ये अनुस्वार और ये स है, तो रूप क्या बनेगा? मातृंश है। अब देखिए लरी वाला उदाहरण है वो भी हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लरी वाला। लरी प्लस आकृति, लरी प्लस आकृति, इसका उदाहरण होता है लय की आकृति का।
तो यहाँ देखिए लृ है, उसके बाद में आ है, यानी भिन्न स्वर है। तो संधि करते समय लृ की जगह हम क्या कर देंगे, लय आदेश कर देंगे और ये आकृति इसमें जोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या रूप बनेगा, ये आधा लय है, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे और ये बनेगा कृति ही, ला कृति ही। तो मित्रों ये तो आपने संधि विच्छेद युक्त शब्द की संधि करना सीख लिया। अब अगर हम बात करें कि कोई शब्द हमारे पास में आ जाए और उसकी संधि की पहचान कैसे करें कि इसमें यण संधि है, तो देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे आ गया व्यय, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। व्यय उदाहरण है, इसकी अगर हमें संधि विच्छेद करनी है तो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसको व्यय प्लस अय ये कर देते हैं, जो एक गलत आंसर होता है, यानी ये सही आंसर नहीं है। अब आपको संधि की पहचान करते समय क्या करना है, इस यण संधि की अगर कोई संधि युक्त पद आ गया और उसका संधि विच्छेद हमें करना है तो कौन सी जगह से विच्छेद करें, इसके लिए आपको क्या देखना है, जो संधि युक्त पद है उसमें आपको 4 अक्षर देखने हैं, ये व रे और ल, ये 4 अक्षर देखने हैं। और इन चारों अक्षरों से पहले यदि कोई आधा अक्षर है, क्या है, आधा अक्षर है, यानी जो बिना स्वर से युक्त अक्षर है, तो वहां आपकी यण संधि होगी। और जो ये व र ल दिखाई दे रहा है उसी जगह आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। और अगर ये दिया हुआ है तो उस ये को हटा करके उसकी जगह आपको ई लगा देना है, वह है उसकी जगह आपको हटा करके ऊ कर देना है, और रे की जगह आपको हटा करके री कर देना है, और लृ की जगह हटा करके आपको क्या कर देना है, लृ की जगह आपको कर देना है लय। इस लय को हटा करके लृ कर देना है, सॉरी लय है, उस लय को हटा करके लृ कर देना है, और ये आपका विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वह है और इसके बाद में यह दिखाई दे रहा आपको, तो इस ये के बाद में ही आपको क्या कर देना है, प्लस का निशान लगा देना है। और इस ये में से ए को निकाल देना है और ये आगे तो बच जाएगा आपका अय है, और इस ये की जगह ई करना है और ई की मात्रा इस व में मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा वी प्लस अय। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वे का संधि विच्छेद है वो वी प्लस अय हो सकता है। तो इस तरह से आपको संधि की पहचान करनी है। अब देखिए नेक्स्ट संधि की हम बात करते हैं, गुण संधि। इसी तरह से मैंने ये एक उदाहरण आपको वे का बता दिया, इसी तरह से आपको ऊ का भी ले लेना है और री का, और जितने भी उदाहरण हैं उनका आप अभ्यास करना है। जो भी यण संधि में दिए गए हैं उनमें आपको ये जो पहचान वाला ट्रिक है वो आपको लगा करके देखनी है कि वो सटीक बैठती है या नहीं बैठती है, और फिर मुझे बताना कि आपका यण संधि है वो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। चलिए अब यण गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि के लिए जो गुण विधायक सूत्र है उसकी हम बात करें तो वो होगा आद गुण है, आदे गुण है। ये तो है गुण संधि विधायक सूत्र, गुण संधि विधायक सूत्र, यानी इस सूत्र के द्वारा गुण संधि होती है। और गुण किसे कहते हैं, उसके लिए है अदेंग गुण है। ये 2 सूत्र हैं, अदेंग गुण है। तो अदेंग गुण है उसमें तो होते हैं गुण। अब अदेंग है उसका हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा अत प्लस एंग, अत प्लस एंग। अत में तय का लोप हो जाएगा, ए शेष बचेगा, और एंग है उसमें होगा ए और ओ। तो ये 3 गुण होते हैं, ए और ए ओ, ये 3 होते हैं गुण। अब ये गुण कब होते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि ए या आ के बाद में क्या हो, ई हो या बड़ी ई हो, तो इनकी जगह ए गुण हो जाता है। क्या हो जाता है, ए गुण हो जाता है। और ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो इन दोनों की जगह हो जाएगा ओ गुण। और ये ए वाला है, इस ए या आ के बाद में यदि री आ रहा है तो इन दोनों की जगह हो जाएगा अर आदेश।
तो ये थी आपकी गुण संधि का नियम। अब यहाँ देखिए उदाहरणों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इस ए वाला। तो यहाँ एक उदाहरण हम ले लेते हैं, रमा प्लस ईस है, रमा प्लस ईस है। अब यहाँ देखिए रमा में आ है और ईस का ई है, इन दोनों की जगह अगर हम संधि करेंगे तो होगा ए, और रूप क्या बनेगा, रे, और माँ में से आ निकाल दिया था तो मैं आधा बचा था, इस आधे में ये एक की मात्रा लगा दो, और यहाँ से ई निकाल दिया था, स बचा था, तो क्या बना, रूप रमेश है। इसी तरह से आप अन्य और उदाहरण ले सकते हैं। सुरेंद्र है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सुर प्लस इंद्र है, सुर प्लस इंद्र है। यहाँ सुर में से ए निकालेंगे, इंद्र में से ई लेंगे, और इन दोनों की संधि करते समय ए कर देंगे तो रूप क्या बनेगा, सुरेंद्र है। अब देखिए ओ वाला उदाहरण हम लेते हैं। सूर्य प्लस उदय है, सूर्य है प्लस उदय। तो यहाँ देखिए सूर्य में विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ सूर्य है उसमें है ए और यहाँ उ है, इन दोनों की जगह हम गुण करेंगे तो हो जाएगा ओ। अब यहाँ देखिए सु और ये है उसमें से ए निकाल दिया था तो ये इस तरह से बच गया, यह है वो हलंत हो गया और यहाँ दय बच गया। तो इनका जब हम संधि करेंगे तो सूर्यो, इसे आधे ये में ये ओ की मात्रा मिल जाएगी, सूर्यो हो जाएगा, और ये दय है, सूर्यो दय है। अब यहाँ एक उदाहरण है वो हम इस अर वाला भी ले लेते हैं। तो अर वाला देखिए यहाँ दिया गया है, एक ब्रह्म है प्लस ऋषि ही, ब्रह्म प्लस ऋषि ही। अब यहाँ ब्रह्म है उसमें ए निकालेंगे और री से ऋषि वाले से री लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए और री है, इन दोनों की जगह मिलाएंगे तो इस गुण संधि के तहत अर आदेश हो जाएगा। यहाँ ब्रह्म है उसमें से ए निकाल लिया था तो मैं आधा बच गया और यहाँ से ये सी बच गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा ब्रह्म, ये ए है वो इस मैं में मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा, ये रे आधा है इसलिए सी के ऊपर चला जाएगा, ब्रह्मर्षि। अब यहाँ ब्रह्मर्षि लिखते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि ये आधा रे है वो सी के ऊपर लगेगा, न कि इसे मैं के ऊपर लगेगा। तो इस तरह से आप विच्छेद किए हुए शब्दों की संधि कर सकते हैं। अब देखिए इसकी पहचान की अगर हम बात करें कि गुण संधि है, उस गुण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, इस शब्द में गुण संधि ही है, गुण संधि की पहचान। तो पहचान के लिए आपको गुण संधि में शब्द के बीच में क्या करना है, शब्द के बीच में छोटी मात्रा देखनी है, ऋस्व मात्राएं देखनी है ए और ओ की, यानी एक मात्राओं वाले शब्द आपको देखने हैं। जैसे उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था, चलिए और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे सुरेश ले लिया, सुरेश है, महेश है, इसी तरह से हम ले लेते हैं महोदय, सर्वोत्तम, सर्वोदय, ये शब्द हमने ले लिए। तो देखिए आपको एक शब्द के बीच में एक एक मात्रा दिखाई दे रही है। अगर एक मात्रा वाला कोई शब्द है और उस शब्द के बीच में आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है तो उस एक मात्रा वाली जगह ही आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगा देना है। और उस अगर एक मात्रा ये ए वाली है तो उसकी जगह आपको कर देना है ई की मात्रा विच्छेद करते समय, और उस ई की मात्रा को प्लस के बाद में लिखना है। और अगर ओ की मात्रा वहाँ दिखाई दे रही है तो इसकी जगह आपको कर देना है उ या बड़ा उ, जो भी उस शब्द के अकॉर्डिंग उचित रहता है उसको करना है। और यहाँ भी ऋस्व या दीर्घ ई में से कोई भी ई करनी है, और ये आपको लिखने प्लस के बाद में, और उस प्लस वाले निशान से पहले जो बच गया उसमें ए या आ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे यहाँ ये एक मात्रा आपको रे में दिखाई दे रही है तो इस रे के बाद में आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। और यहाँ ए की मात्रा है तो इसकी जगह हम ई करेंगे, और ईश है उसमें दीर्घ ई होती है तो इसका रूप क्या बन जाएगा, सुरेश है। इसी तरह से महेश है, उसमें भी है के बाद में आपको प्लस का निशान लगाना है, और एक मात्रा है तो उसमें भी ईश है, यानी ये ई है वो दीर्घ आएगी और पीछे हो जाएगा। मैं है कोई शब्द नहीं बनता इसलिए यहाँ महा करना है आपको,
महा प्लस ईस है, यानी ये सार्थक शब्द होने चाहिए। जो भी आप विच्छेद कर रहे हैं वो दोनों पद हैं वो सार्थक होने चाहिए, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए महोदय है उसमें ओ की मात्रा है, तो इस ओ की मात्रा के बाद में ही आपको क्या कर देना है, प्लस का निशान लगा देना है। और ओ है तो उसकी जगह हमें ऊ करना है विच्छेद के बाद में, और ये उदय रूप बन जाएगा। और इससे पहले क्या बचा, मह है, तो मह कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए महा करना है इसको। अब इसी तरह से सर्वोत्तम का आप फटाफट से लिखिए क्या होगा विच्छेद है। तो सर्वोत्तम में देखिए ओ है, इस ओ के बाद में आपको प्लस का निशान लगाना है, और उत्तम है इसका बाद में वाला रूप बन जाएगा, और इससे पहले बनेगा सर्व है, सर्व प्लस उत्तम है। अब इसी तरह से सर्वोदय है, उसका विच्छेद आप कमेंट में लिखें फटाफट से। अब इसी के साथ में आपको एक ध्यान और रखना है, जैसे अभी हमने महर्षि या ब्रह्मर्षि लिया था, चलिए यहाँ देखते हैं महर्षि यह है। अगर इस तरह से कोई रूप आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ भी आपको क्या करना है, इस रे है, इस रे की जगह तो री कर देना है, और यहीं आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगा देना है। तो यह हो जाएगा ऋषि, यानी स के ऊपर अगर कोई भी रे की मात्रा लगी हुई है तो वहाँ आपको देखना है कि गुण संधि होगी, और उसका विच्छेद आपको करना है महर्षि। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, उसका आप कमेंट करके बताएं फटाफट क्या होगा। अधमर्ण है, इसका विच्छेद क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और अब हम चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ, और वृद्धि संधि है, उसके लिए वृद्धि संधि विधायक सूत्र की अगर हम बात करें तो वो होता है वृद्धि रेची। यह वृद्धि रेची है, वो वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। और वृद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए एक सूत्र है वृद्धि राधैच। अब यहाँ देखिए वृद्धि राधैच है, उसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वृद्धि ही प्लस आत और प्लस ऐच, ये इसका विच्छेद होगा। तो वृद्धि होती है कौन कौन सी, आत से मतलब आ, तय का हलंत्यम से लोप हो जाएगा, और ऐच प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ऐ और औ। तो ऐ और औ और आ ये होती हैं वृद्धियाँ। अब ये आ अकेली नहीं होती है, ये आर होती है, रे का आगम होता है। तो देखिए हम सबसे पहले ऐ वृद्धि है उसकी हम चर्चा करते हैं, और ऐ वृद्धि का एक उदाहरण अगर हम देखते हैं तो सदा प्लस एव ये है, यानी जब ए या आ के बाद में ए या ऐ हो तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ऐ वृद्धि हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ए या आ स्वर के बाद में ओ या औ आ रहा है विच्छेद युक्त पदों में, तो इन दोनों की जगह अब हम संधि करेंगे तो बनेगा औ। और इसी तरह से ए या आ के बाद में रीस्व री या दीर्घ री आ रही है, तो इनकी दोनों की जगह संधि करते समय आर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस पहले उदाहरण में सदा प्लस एव है, यहाँ से हम सदा में से आ को निकालेंगे और ए में से ए को लेंगे, और वृद्धि करते समय इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और रूप क्या बनेगा, यहाँ से आ निकालने पर द आधा बच गया था और ये वह है, तो अब इसकी संधि कीजिए क्या बनेगा, सदैव, ये रूप बनेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसका आप संधि करके फटाफट से कमेंट करें। विद्या प्लस ऐषणा, इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और तब तक हम बात करते हैं औ का। हम एक उदाहरण लेते हैं, जल प्लस औघ है, यहाँ इसका संधि युक्त पद क्या होगा, फटाफट से अपना आंसर लिखें। यहाँ देखिए जल में से हम निकालेंगे ए को, और औघ है उसमें निकालेंगे ओ को, और इन दोनों की जगह अवृद्धि हो जाएगी। तो अवृद्धि होने से यहाँ से जल में से लय है, लय में से ए निकाल दिया तो लय हलंत हो गया,
और यहाँ से ओ ले लिया था, घ शेष बचा था। अब देखिए इसका जब मिलान हम करेंगे तो ये लय आधा है, इसमें औ की मात्रा लगा देंगे और रूप क्या बनेगा, जलौघ है। ये संधि युक्त पद यहाँ बनेगा। अब देखिए एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ, उसका आप फटाफट से कमेंट करके समस्त पद बताएं। महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, इसका समस्त पद क्या बनेगा, फटाफट से कमेंट करें। और साथ ही आपको एक उदाहरण और देता हूं मैं, गंगा प्लस ऐश्वर्यम, गंगा प्लस ऐश्वर्यम, इसका भी संधि युक्त पद बताएं फटाफट से। और अब देखिए इसमें जो तीसरा आर वृद्धि है उसकी हम चर्चा करते हैं। सुख प्लस रीत है, सुख प्लस रीत है, यहाँ सुख में से हम ए को लेंगे और ये रीत है उसमें से री को लेंगे, तो यहाँ आर होगा, इन दोनों की जगह क्या होगा, आर होगा। ये गुण का अपवाद है, यानी ए और री है वो मिलकर के अर्गुण होना चाहिए था, लेकिन अर्गुण यहाँ नहीं हो रहा है। रीते च तृतीया, इसका जब आप लौकिक विग्रह बनाएंगे सुखार्थ का तो वो होता है सुखेन रीत है, सुखेन रीत है। तो यहाँ एक सूत्र दिया जाता है रीते च तृतीया समासे, यानी तृतीया तत्पुरुष समास का अगर जहाँ भी जिक्र होता है तो वहाँ क्या हो जाते हैं, वृद्धि संधि होती है। तो इन दोनों की जगह आर वृद्धि हो जाएगी और रूप क्या बनेगा, सुखार्थ है। ये रूप इसका बनेगा, सुखार्थ है रूप बनेगा। इसी तरह से दुखार्थ है वो भी हो सकता है, दुख प्लस रीत है दुखार्थ भी बन जाएगा। और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्र प्लस ऋणम, प्र प्लस ऋणम, ये भी क्या है, गुण का अपवाद है। यहाँ भी इसका संधि युक्त पद बनेगा प्रारणम, प्रारणम, ये रूप इसका बनेगा। तो ये था संधि विच्छेद युक्त पद का संधि करने का नियम। अब अगर हमारे पास में कोई समस्त पद आ जाए यानी संधि युक्त पद आ जाए तो उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे और उसमें वृद्धि संधि की पहचान कैसे करेंगे, वह देखिए। पहचान, पहचान के लिए आपको बताया था गुण संधि में आपको एक मात्रा देखनी थी, यहाँ आपको दो मात्राएं देखनी है। शब्द के बीच में अगर दो मात्राएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो आई और औ की दी हुई है, तो उसी जगह आपको विच्छेद करना है उस शब्द का। जैसे एक शब्द है मैव, ये आ गया एक मैव, और इसकी अगर हमें विच्छेद करना है तो क्या है, देखिए यहाँ आई है, आई में दो मात्राएं दी हुई हैं, तो आपको इसी जगह है प्लस का निशान लगा देना है और इस आई की जगह एवं बनता है या एवं बनता है, तो एवं बनता है तो ये एवं कर दें। और मैं कोई शब्द नहीं होता है, माँ होता है तो माँ प्लस एवं, ये इसका विच्छेद होगा। अब देखिए आपको एक उदाहरण दिया जाता है जनैकता, जनैकता, इसका विच्छेद करके फटाफट आप कमेंट करें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और अब हम बात करते हैं औ की, औ वाले उदाहरणों की पहचान हम कैसे करें। एक उदाहरण हम लेते हैं देवौदार्यम, देवौदार्यम, यहाँ देखिए वह है उसमें औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसी के बाद में आपको यहाँ प्लस का निशान लगाना है और औ है, औ की जगह आपको ओ या औ जो भी उचित रहता है वो आप शब्द के अकॉर्डिंग देख करके लगाएं, तो ये होता है औदार्यम। ये एक सार्थक शब्द बनता है और यहाँ प्लस से पहले देव, देव बनेगा, देवा नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस औदार्यम। इस तरह से आपको इस संधि की पहचान करनी है। अब इसी तरह से यदि आर वर्दी वाली आ जाए तो उसमें भी आपको जैसे एक उदाहरण दिया गया है प्रार्थति। अब यहाँ देखिए आर जहाँ आपको दिखाई दे कि आर जहाँ आ रहा है तो उसी जगह आपको आर को हटा करके री कर देना है। तो यहाँ देखिए अब ये आर है, इसके तुरंत बाद में आपको यहाँ प्लस का निशान लगाना है और आर की जगह आपको री करना है रिच्छति, रिच्छति बन जाएगा और इस प्लस से पहले बन जाएगा प्र, तो प्र प्लस रिच्छति। इस तरह से ये विच्छेद होगा। अब आपको एक उदाहरण दिया जाता है, उसका आप संधि विच्छेद करके बताएं फटाफट से।
उपारछति, उपारछति है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अयादि संधि और दीर्घ संधि है उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और वीडियो को छोड़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले नेक्स्ट सेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बने रहें SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह से देखते रहें और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।